गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं और कितनी वैलेंसी किसकी होती है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी निकालते कैसे हैं। पहला तरीका है हमारा वैलेंसी को निकालने का, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट क्लासेस, कि बाहरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं किस तरीके से निकालती हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट क्लास। सपोज दैट मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इसे ब्रेक करती हूँ 281 में, ये ब्रेक होता है, कितने में ब्रेक होता है 281 में, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास बात आती है कि 2n स्क्वायर रूल है क्या। 2n स्क्वायर रूल का मतलब होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ n is equal to 1, then putting the value of n in this formula, n is equal to 1, 2, 1 का स्क्वायर, 2 into 1 is equal to 2। पहले जब हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इफ n is equal to 2, then 2 का स्क्वायर is equal to 2 into 2 2 जा 4, यहाँ आ गया आपका 8। Then second class electron available in 8 electron. If n is equal to 3, n is equal to 3, 3 का square is equal to 2 into 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। थर्ड क्लास में इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 3 में 18 एंड 4 में आएंगे n is equal to 4। तो 2 4 का स्क्वायर is equal to 2 into 60 is equal to 32। इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो 2n स्क्वायर रूल है वो इस तरीके से है कि पहले क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बेस पर करते हैं। एक रूल और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अफबाउ प्रिंसिपल, जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी इस टाइम जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ वो 10th क्लास का टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पर 2n स्क्वायर रूल समझा दिया। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि बैलेंसिंग किस तरीके से निकालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया सोडियम का 281, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, तो इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उससे पहले उसके जितने भी ऑक्टेट थे वो कंप्लीट थे। 2 and 8, 1 वाला जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन था वो उसकी वैलेंसी होता है, वो किसी को डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो वी कैन से दैट सोडियम हैव अ पॉजिटिव प्लस के 1, Na इज इक्वल टू प्लस के 1 इसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आप इसको ब्रेक कर लीजिए 287 में, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। आप इसको 7 देखिएगा। अब यहाँ देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 1 होता, 2 होता या 3 होता ऑलमोस्ट ये किसी को डोनेट कर सकता था। बट इस कंडीशन में क्या है, इसके पास एक क्लास खाली है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा। तो गेन करने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास माइनस के 1 हो जाएंगे। क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 1 हो जाएंगे। ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी होगी माइनस के 1। इस तरीके से इसकी वैलेंसी को हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ तक आप लोगों को वैलेंसी और 2n स्क्वायर रूल समझाया था। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर NaCl का, NaCl। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना था 11, मैंने जब इसको तोड़ा था 281 में टूटा था 281। क्लोरीन का 17, 287। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
2 8 और इस पे आ जाएंगे 2 8 8। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इतने, तो इनकी वैलेंसी कितनी हुई, सोडियम की हुई +K1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को डोनेट कर दिया, और क्लोरीन की हुई -K1 क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ तक तो थी बात वैलेंसी निकालने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यहाँ पर मैंने बताया था आपको वैलेंसी निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट क्लासेस, और दूसरा होता है डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही उसकी वैलेंसी होती है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। एक बात और है जो याद रखने वाली है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का 6 होता है। जब आप इसे ब्रेक करोगे 2 और 4 में ये ब्रेक होगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कार्बन की प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी, यानी कि कार्बन की प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी होती है क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये ना तो किसी को डोनेट करता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, केवल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट का मतलब किसी के साथ ऐड होकर के रिएक्ट करता है, मतलब कि कार्बन किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो वो बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। लेकिन कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये, और टेट्रावेलेंसी होती है इसकी। ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 से नीचे जितनी भी होती है, जैसे 1 2 3, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इस वजह से वो उनकी वैलेंसी प्लस में आती है। और 4 के बाद जितनी भी वैलेंसी आती है वो सब माइनस में आती है क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर आउटर मोस्ट क्लासेस फुलफिल होती है तो उस कंडीशन में उनकी वैलेंसी 0 होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ कर देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अभी यहाँ पर हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। आप इसको ब्रेक करोगे तो 2 ही रहेगा। तो आउटर मोस्ट क्लासेस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। एक और एग्जांपल है, जैसे नियोन है, नियोन की नंबर होता है 10। आप इसको तोड़ोगे 2 8 में ये टूटेगा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो वैलेंसी इनकी कंप्लीट हो रही है। इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, चलिए, मेरा ये वैलेंसी का टॉपिक था 2n² का रूल, जो कि मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पर लेकर के आती हूँ। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्टॉप कर देना। सब्सटेंस होते हैं, मीन्स वे पदार्थ होते हैं विच इज सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड कैन चेंज ब्लू लिटमस रेड, और वो क्या कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर्स जो आप हिंदी में जैसे बोलते हो सूचक। सूचक का मतलब जो सूचना देता है, किस चीज की सूचना देता है, कि अगर हम उस इंडिकेटर में कोई एसिड डालें तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हमने बेस डाला तो वो रेड को किस में रिटर्न कर देगा, ब्लू में कर देगा। तो अब हम इसी को ही इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो हमें किसी भी एसिड और बेस के होने की सूचना देता है। नेक्स्ट है इसमें कैन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, और एसिड्स क्या होते हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करने पर वो क्या करते हैं, लिबरेट हाइड्रोजन निकालते हैं। कैसे, मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक्टिव मेटल, जैसे मैंने एक मेटल ले ली यहाँ पर Mg इज द मैग्नीशियम। Mg मैंने एक मेटल लिया है, इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक से करा देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, जब मैं इसकी रिएक्शन इससे कराती हूँ तो H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, Cl नेगेटिव में, और Mg प्लस के 2 वैलेंसी होती है इसकी।
Mg जो यहाँ Cl पे अटैच हो जाएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, MgCl प्लस के क्या बचा H। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे समझा देती हूँ आपको कि Mg जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अभी ये बैलेंस नहीं है, मतलब जो रिएक्शन है मैं इसे बैलेंस करती हूँ। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब आप इस 12 को तोड़ते हो 2 8 2 में टूटता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो इस पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी, प्लस के 2। हाइड्रोजन का आपको पता ही है प्लस के 1 होती है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17। जब आप क्लोरीन को तोड़ोगे तो 2 8 7 में ब्रेक होगा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही किसी से गेन कर लेगा इस कंडीशन में, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 यानी कि माइनस के 1 वैलेंसी आ जाएगी। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था क्रिस क्रॉस वैलेंसी निकालना, किस तरीके से निकालते हैं क्रिस क्रॉस। यहाँ मैग्नीशियम आपने ले लिया, इसकी वैलेंसी यहाँ लिख लीजिए प्लस के 2, और यहाँ क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी लिख दीजिए माइनस के 2। अब सॉरी माइनस के 1, क्योंकि ये -1 एक इलेक्ट्रॉन ही तो गेन करता है क्रिस क्रॉस के थ्रू। इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इस पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। ये फॉर्मूला बनेगा, कब बनेगा, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो क्या लिख लेगा यहाँ पर MgCl। अब आप इसे बैलेंस करोगे, तो मैंने अभी आपको क्रिस क्रॉस के थ्रू वैलेंसी निकालना बताया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, MgCl2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकला था, क्लोरीन का बैलेंस कितना हो गया 2, और यहाँ पर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बैलेंस इक्वेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखी हुई थी, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन 2 हो गया, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज और समझा देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन कभी भी एटमॉस्फेयर में सिंगल फॉर्म में नहीं रिलीज होगी। अगर ये इस फॉर्म में अवेलेबल है तो ये पॉइजनस गैस है, इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा स्टेबल फॉर्म में यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो हम इसे लिखेंगे H2। इस कंडीशन के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है, यहाँ पर ये एक एक्टिव मेटल है, इसने एक एसिड के साथ रिएक्ट किया है और यहाँ पर बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इज दैट क्लियर। पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बेस पर एक्सप्लेन किया है। कैन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन, ये एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी है इसका, जो जैसे कि आप जरूरी नहीं है मैग्नीशियम लो, आप इसकी जगह आयरन भी लिख सकते हो, और ये भी जरूरी नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। अदर और भी एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड है, HNO3, आप उनके साथ भी रिएक्ट करके दिखा सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे मैंने रिएक्शन करा दी आयरन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बना है यहाँ पर, आयरन आपको पता ही है, आयरन प्लस के 3 भी रखता है, प्लस के 2 भी वैलेंसी रखता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के निकल जाएगा यहाँ से H2 और Fe इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ रिएक्शन बना लेगा FeSO4 प्लस के क्या निकला यहाँ से H2। आपको कुछ भी बैलेंस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशंस है जो मैंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट की है। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट, मतलब जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसकी भी एक रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, पहले आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मैं साइड से आपको समझा देती हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ इसी पॉइंट को समझाते हुए, एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। जैसे मैंने एक एसिड ले लिया यहाँ पर H, देख लीजिएगा, टू फॉर्म सॉल्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल के बेस पे लिया, एक एसिड ले लिया HCl, रिएक्ट करा दिया एक बेस से NaOH से, आप रिएक्शन समझ लीजिए, H+ Cl नेगेटिव, Na+ OH नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ नेगेटिव पे अटैच होगा
और ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव पर, तो रिएक्शन क्या बनी, NaCl प्लस के H2 हीट करने पर, ये हीट का सिंबल है। तो रिएक्शन समझ में आई आपको, एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। इसने एसिड ने एक बेस से रिएक्ट किया तो क्या बनाया यहाँ पर, एक सॉल्ट। ये आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर, यहां तक हो गया। एक डेफिनेशन और दी गई थी एसिड की, ऊपर वाली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दी है। एक डेफिनेशन और भी दी थी जो कहा गया था कि एन एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड। एसिड एक रासायनिक यौगिक होते, एसिड वे रासायनिक यौगिक होते हैं विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, मींस घोला जाता है, फर्निशेस हाइड्रोजन आयन और मोर करेक्टली हाइड्रोनियम आयन। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को तो कलेक्ट करते हैं, बल्कि उससे अधिक हाइड्रोनियम आयन को भी कलेक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, H प्लस हाइड्रोजन आयन ले लिया मैंने, इसकी वाटर से रिएक्ट करा दी। मैंने यहाँ लिखा है ना कि जब वे डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वाटर से रिएक्ट कर लिया। अब यहाँ देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, H पॉजिटिव H2O से रिएक्ट कर रहा है, दो हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो गया, H3 हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ये बना लिया यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू और समझा दूंगी, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक अदर एग्जांपल है इसका, एक हम लेते हैं CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। किस तरीके से, ये ब्रेक होता है, CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, यहाँ H2O है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से, तो रिएक्शन क्या बनेगी, H3O पॉजिटिव प्लस के क्या बचा यहाँ पर, CH3COO नेगेटिव। इसे हम बोलेंगे एसीटेट आयन। ये जो रिलीज हुआ है इसे हम बोलेंगे एसीटेट आयन, ठीक है। यहाँ तक एग्जांपल हो गया आपका एक। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक HCl लेकर के उसकी रिएक्शन H2O से भी करा सकते हो। जैसे मैं अदर एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। HCl लिया, इसकी रिएक्शन हमने H2O से करा दी, यहाँ रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर H3O पॉजिटिव बना लेगा, प्लस क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने जो लिए सभी एसिड्स के लिए हैं। अब मैं आपको कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, कंसंट्रेट एसिड कौन से होते हैं, वो भी समझा देती हूँ यहाँ पर, तो वो आप 1 बाय 1 करके समझ लो। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, दो तरीके से एसिड होते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पर एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड। अब ये कंसंट्रेशन एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। कंसंट्रेट एसिड्स वे एसिड होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा तो ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड यानी कि वाटर की मात्रा कम होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कंसंट्रेट एसिड में और लिक्विड की मात्रा बहुत कम होती है। और डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें वाटर ज्यादा होता है और एसिड कैसा होता है, कम होता है। तो आप लोग नोट कर लो, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में नोट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कंसंट्रेट एसिड, एसिड अवेलेबल इन large amount and water in less amount। और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, जिसमें वाटर लार्जर अमाउंट में अवेलेबल होता है। वाटर प्रेजेंट इन लार्ज
amount and acid present in less amount. ये जो टाइप मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं एसिड के, वे दोनों कंसंट्रेशन बेस्ड है, यानी कि कंसंट्रेशन के बेस पर एसिड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड जिनमें एसिड ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, और डाइल्यूट एसिड जिनमें वाटर ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। ये वो टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, ये तो थे सिर्फ कंसंट्रेशन के बेस पर। चलिए हम लोगों ने भी बताया जस्ट आपको, अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, कंसंट्रेशन के बेस पर एसिड बेस को डिफाइन किया गया है कंसंट्रेटेड एसिड में और डाइल्यूट एसिड में। बट स्ट्रेंथ के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड को डिफाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं उसे आप समझ लो पहले, तब आप लिखना उसको। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वे होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं, मींस अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं। आयंस क्या होते हैं? कैटाइन और एनाइन, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज आयंस। मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड्स वे होते हैं जो अपने आयंस में ऑलमोस्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और दूसरा हाई कंसंट्रेट हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, वो बनाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हुए? HCl है, HNO3 है एंड H2SO4 है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने रिएक्ट किया HCl का H2O के साथ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। यहाँ आप देख लीजिएगा H2 के साथ H बन जाएगा यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव। तो यहाँ आप देख रहे हो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गई ये रिएक्शन। नेक्स्ट आप इसे समझ नोट डाउन कर लो यहाँ तक, फिर मैं आगे और आपको नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ यहाँ पर HNO3 रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, वही सेम प्रोसेस है। आप रिएक्शंस लिख लीजिए यहाँ से H3O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव प्लस के क्या यहाँ पर बचा NO3, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए NO3 नेगेटिव। इस तरीके से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वीक एसिड्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रफ करके वीक एसिड्स के बारे में समझाती हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है वीक एसिड्स के बारे में। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? वीक एसिड, द एसिड विच नॉट डिसोशिएट। आप नॉट भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द एसिड विच डिसोशिएट। ऑलमोस्ट कंप्लीटली को हटा करके आप पार्शियली लिख दीजिए, पार्शियली इन सॉल्यूशन, thereby producing a stop करना। नेक्स्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो वीक एसिड्स वे होते हैं द एसिड विच डिसोशिएट only, the acids which dissociate only partially in solutions। जो partially means आंशिक रूप से
thereby producing a low concentration of हाइड्रोनियम आयन। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लो कंसंट्रेशन के हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स वे थे जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, CH3 COOH, एसिटिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जांपल वीक एसिड्स के चल रहे हैं। यहाँ पर एक ले लीजिए H2CO3, कार्बोनिक एसिड एंड एसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कराती हूँ। यहाँ पर CH3COOH की वाटर से रिएक्ट करा दीजिए आप लोग। यहाँ पर तो देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो CH3COO नेगेटिव में, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। आप लोग देख रहे हैं पार्शियली वे में ये डिसोशिएट हो रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज अ वीक एसिड। यहाँ पर कई एग्जांपल मैंने ये लिए थे, वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ और एग्जांपल से रफ कर देती हूँ मैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, H2CO3। मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बोनिक एसिड का, इसकी रिएक्ट करा दी मैंने वाटर से। यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये किस तरीके से ऐड होगा? यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस के CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी -2। तो यहाँ ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 and 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आप लगा दीजिए। 3 2 जा 6, H2 2H2 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब 4 और 2 6 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए आपके। कार्बन यहाँ एक है, एक कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन और 2 5 हो गए। यहाँ पर 3 और 2 5। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये पार्शियली क्या है? डिसोशिएट हुआ है। सो वी कैन से इट इज अ वीक एसिड। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी मैं उसमें आपको समझाऊंगी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। जनरल मेथड कि एसिड्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किससे रिएक्ट करके कैसे एसिड्स बनता है, ये मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट। पहले आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए मेरी वीडियो से। थैंक यू क्लास।